स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज अमृत उपाध्याय। आप देख रहे हैं डेली न्यूज रिपोर्ट फॉर यूपीएससी। लेट्स स्टार्ट दिस बुलेटिन विद द हेडलाइंस। रेनाउंड इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा हैज पास्ड अवे। फिलैंथ्रोपी में कमाया नाम, भारत रत्न देने की हो रही है डिमांड। लिटरेचर का नोबेल प्राइज हुआ अनाउंस। साउथ कोरियन राइटर हान कांग बनी विनर। द वेजिटेरियन के लिए फेमस हैं हान कांग। और लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट हुई रिलीज। WWF हर 2 साल में प्रेजेंट करता है रिपोर्ट। वाइल्ड लाइफ पर खतरे की दी वार्निंग। आइए शुरू करें। नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर हैज बीन अनाउंस्ड। 2024 का लिटरेचर का नोबेल प्राइज साउथ कोरियन राइटर हान कांग को देने की अनाउंसमेंट की गई है। साथ ही लिटरेचर में नोबेल रिसीव करने वाली वुमेन की संख्या अब 18 हो गई है। At the same time, the total number of Nobel laureates in literature has increased to 117. लिटरेचर के नोबेल प्राइज में 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना का अमाउंट दिया जाता है। हान कांग ने अपनी पोएम्स में हिस्टोरिकल ट्रॉमा को दिखाया है। हिस्टोरिकल ट्रॉमा का मतलब हर किसी के लिए डिफरेंट हो सकता है। अगर हिस्टोरिकल इवेंट्स किसी की लाइफ को नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं, देन इट विल बी कॉल्ड हिस्टोरिकल ट्रॉमा। जैसे राइटर साउथ कोरिया से हैं तो हो सकता है कि नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के बीच ड्रॉ की गई लाइन उनकी लाइफ को नेगेटिवली अफेक्ट करती हो। साथ ही वे ये बताने में सक्सेसफुल रही हैं कि ह्यूमन लाइफ कितनी फ्रेजाइल है। इसका मतलब ह्यूमन लाइफ को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। वी डोंट नो कि ऐसे इंडिविजुअल्स जो हमारे क्लोज हैं उनकी लाइफ कितनी है या फिर खुद हमारी लाइफ कितनी है। बट स्टिल वी एज ह्यूमन बीइंग्स गेट इमोशनली अटैच्ड विथ पीपल अराउंड अस एंड आवर लाइव्स। फिलोसफिकल टर्म में कहा जाए तो लाइफ परमानेंट नहीं है, इट इज टेम्पररी। उनके मेजर वर्क्स में द वेजिटेरियन एंड ग्रीक लेसन्स शामिल हैं। यू शुड नो कि इंडिया में फर्स्ट नोबेल प्राइज रविंद्रनाथ टैगोर को लिटरेचर के लिए ही मिला था। उन्हें यह प्राइज 1913 में दिया गया था। Some people are known by their names and some personalities justify the meaning of their name. रतन टाटा इंडिया के एक ऐसे ही रत्न थे। उनकी डेथ के बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स ने उन्हें ट्रिब्यूट दिया। जनरली ऐसे बिजनेस पर्संस बहुत कम होते हैं जिन्हें पब्लिक पसंद करती हो, बट रतन टाटा इंडियन पब्लिक के माइंड में फेवरेट इंडस्ट्रियलिस्ट के इमेज को बनाने में कामयाब रहे थे। सिंप्लिसिटी एंड सोशल सर्विस जैसी क्वालिटीज के सिंबल रतन टाटा जी को स्टडी IQ की पूरी टीम की तरफ से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मे गॉड गिव पीस टू हिज सोल। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वर्ल्ड उन्हें बदलाव लाने वाले इंडिविजुअल के तौर पर याद करे। इंडीड उनकी पर्सनालिटी मिडिल क्लास फैमिलीज में चेंज लाने वाले इंडिविजुअल की रही। टाटा की नैनो कार की स्टोरी भी कॉमन मैन को लेकर उनकी फीलिंग्स को ही दिखाती है। कहते हैं कि मुंबई में उन्होंने एक फैमिली को स्कूटर से ट्रेवल करते हुए देखा और तब उनके माइंड में यह थॉट आया कि देयर शुड बी अ कार विच द कॉमन मैन ऑफ इंडिया कैन अफोर्ड। एंड टाटा की नैनो कार ने टेक्नोलॉजी में अफोर्डेबिलिटी का एग्जाम्पल सेट किया। टाटा नैनो इज कॉल्ड द पीपल्स कार। आपको 26/11 का ताज अटैक जरूर याद होगा। इसके बाद रतन टाटा ने ताज पब्लिक सर्विस वेलफेयर ट्रस्ट फॉर्म किया था सो दैट विक्टिम्स एंड उनकी फैमिलीज की हेल्प की जा सके। रतन टाटा वॉज बॉर्न ऑन 28th of December 1937 इन मुंबई। वे रतन टाटा ट्रस्ट एंड दोराबजी टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन थे। ये दोनों ही ट्रस्ट इंडिया में प्राइवेट सेक्टर के लार्जेस्ट फिलैंथ्रोपिक ट्रस्ट्स हैं। 2008 में पद्म विभूषण से ऑनर किए गए रतन टाटा देश के बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट में शामिल थे। उन्होंने 1962 में टाटा सन्स को ज्वाइन किया एंड बिजनेस के न्यूआंसेस को समझने के लिए उन्होंने फ्लोर पर काम किया। अपार्ट फ्रॉम दिस वो 1991 से 2012 के बीच टाटा ट्रस्ट की कंपनी टाटा सन्स के चेयरमैन भी रहे। 2012 में उनके रेजिग्नेशन के बाद ही वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ चेयरमैन अमेरिटस ऑफ टाटा सन्स। रिटायरमेंट के बाद रतन टाटा R&T कैपिटल नाम के इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म से एसोसिएटेड थे, जिसने लेंसकार्ट, ब्लूस्टोन, ओला इलेक्ट्रिक, टॉर्क मोटर्स एंड अर्बन कंपनी जैसे कई स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट किया। उन्हें ब्रिटिशर्स ने नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर अपॉइंट किया था। साथ ही रॉकफेलर फाउंडेशन ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से ऑनर किया था।
इंडिया में कई बड़े लीडर्स एंड इंडिविजुअल्स द्वारा उन्हें भारत रत्न देने की डिमांड भी की जा रही है। क्या आपके मन में कंफ्यूजन है कि आईएएस प्रिपरेशन को कैसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं? तो जुड़िए यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू यानी P2I बैच से, जिसमें आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मौजूद। आप गांव में हैं या शहर में, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ आवर्स की लाइव ऑनलाइन कक्षाएं। और आपको पढ़ते समय कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं, मेंटोरशिप प्रोग्राम का लाभ उठाइए और अपने मेंटोर से अपनी उलझन का समाधान पाइए। क्या मैं तैयार हूं? यदि इस सवाल का नहीं मिल रहा जवाब तो टेस्ट सीरीज का मिलेगा फायदा। हर एक टेस्ट से तैयार होगा आपकी सफलता का ब्रिज। यही है वो बैच जिसमें आप कर सकते हैं पढ़ाई के साथ कमाई भी। क्यों? क्योंकि हर टेस्ट के फर्स्ट रैंकर को मिलेगा 11,000 रुपए का इनाम। इतना ही नहीं, यदि आप प्री 2025 क्वालिफाई करते हैं तो आपकी पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। ऐसे और भी कई फीचर्स हैं इस कोर्स में जिससे आपको हासिल होगी जीएस में महारत। सो जस्ट गो अहेड, आज ही जुड़िए हमसे, अमृत लाइव कोड का यूज कीजिए और एडमिशन लीजिए, करिए अपने सपने को साकार। महाराष्ट्र इलेक्शन से पहले एनसीबीसी यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ने महाराष्ट्र की 7 कास्ट एंड सब कास्ट को सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में इंक्लूड करने की रिकमेंडेशन की है। इनमें लोध, लोधा, लोधी, सूर्यवंशी गुजर, लीवे गुजर, रीवे गुजर, रेवा गुजर, डंगारी, भोयर, पवार, कापेवार, मुन्नार कापेवार, मुन्नार कापू, तेलंगा, तेलंगी, पेंटा रेड्डी, बुकेकारी इत्यादि शामिल हैं। ये सभी महाराष्ट्र की ओबीसी लिस्ट में ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। अब कमीशन ने इन्हें सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में इंक्लूड करने की रिकमेंडेशन की है। देखिए, मंडल केस जजमेंट 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एक परमानेंट स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश करने के लिए कहा था। इस इंस्टीट्यूशन को बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट में अंडर इंक्लूजन, ओवर इंक्लूजन एंड नॉन इंक्लूजन को इन्वेस्टिगेट करना था। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अकॉर्डिंग बैकवर्ड क्लासेस का मतलब शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अलावा सिटीजन्स की ऐसी बैकवर्ड क्लासेस से है जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्पेसिफाई किया जाता है। मंडल कमीशन जजमेंट के चलते गवर्नमेंट ने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993 के थ्रू एनसीबीसी को स्टैब्लिश किया। 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 के थ्रू इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी दिया गया। अब एनसीबीसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 338B के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये एक 5 मेंबर बॉडी है जिसमें एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन एंड 3 अदर मेंबर्स होते हैं। दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। करंटली हंसराज अहीर इसके चेयरमैन की पोस्ट पर हैं। ये कमीशन अपनी एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करती है एंड द प्रेसिडेंट प्रेजेंट्स दिस रिपोर्ट बिफोर द पार्लियामेंट। कमीशन के पास अपने प्रोसेस या प्रोसीजर को रेगुलेट करने की पावर है। किसी केस या कंप्लेंट को इन्वेस्टिगेट करते समय इसके पास सिविल कोर्ट की सभी पावर्स होती हैं। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024 रिलीज कर दी गई है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ग्लोबल वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन 50 ईयर्स में 73% रिड्यूस हो गई है। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट हर 2 साल में रिलीज की जाती है। प्रीवियस रिपोर्ट में यह डिक्लाइन 69% के अराउंड था। हाईएस्ट डिक्लाइन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में 85% के अराउंड रिकॉर्ड किया गया है। टेरेस्ट्रियल में 69% एंड मरीन में 56% का डिक्लाइन आया है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हैबिटेट लॉस एंड डिग्रेडेशन इसके 2 मेन रीजंस हैं। इसका मतलब वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स डैमेज भी हो रहे हैं और सम ऑफ द हैबिटेट्स आर गेटिंग लॉस्ट एज वेल। इसका रीजन है एग्रीकल्चर के लिए फॉरेस्ट लैंड का यूज करना। ग्रोइंग पॉपुलेशन की फूड नीड्स को पूरा करने के लिए फॉरेस्ट्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इन्वेजिव स्पीशीज एंड डिजीजेज क्लाइमेट चेंज के साथ कंबाइंड होकर वाइल्ड लाइफ को हार्म कर रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि एशिया पैसिफिक में पॉल्यूशन भी रीजन है जो वाइल्ड लाइफ को डिस्ट्रॉय करने में कंट्रीब्यूट कर रहा है। एशिया पैसिफिक में वाइल्ड लाइफ 60% से डिक्लाइन हुई है। इंडिया इज इंक्लूडेड इन द एशिया पैसिफिक रीजन। यू शुड नो कि WWF वर्ल्ड की लीडिंग कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है। इसे 1961 में एस्टैब्लिश किया गया था। इसके हेडक्वार्टर्स स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में हैं। Now it is time for the term of the day. Today's term of the day is food miles. Food miles का मतलब उस डिस्टेंस से है जो फूड प्रोडक्ट्स फार्म या प्रोडक्शन फैसिलिटी से हमारी प्लेट तक कवर करते हैं।
ये डिस्टेंस फूड के टाइप एंड उसके सोर्स के बेसिस पर वेरी कर सकता है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई डू फूड माइल्स मैटर सो मच। देखिए, जब आप दिल्ली में बैठकर कोकोनट वाटर कंज्यूम करते हैं तो इसमें सिर्फ कोकोनट का कॉस्ट नहीं है बल्कि एक एनवायरमेंटल कॉस्ट भी है जो सदर्न स्टेट से दिल्ली तक कोकोनट वाटर को पहुंचाने में लगी है। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान एमिशंस हुए हैं विच हैज कॉज्ड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। सो ड्यू टू दिस वी शुड ट्राई टू रिड्यूस फूड माइल्स। इसका एक तरीका है कि हम लोकली अवेलेबल फूड से अपनी प्लेट्स को फिल करें। अगर हम अपने फूड में लोकली ग्रोन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पर डिपेंड करेंगे तो प्राइस के लेवल पर भी ये चीपर होगा एंड इट विल कॉज लेस हार्म टू द एनवायरनमेंट। सेकेंडली, हमें फूड में अपने रीजन में ग्रो होने वाली चीजों को कंज्यूम करना चाहिए। आइए देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। अक्रॉस द वर्ल्ड 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसे मेंटल हेल्थ एजुकेशन को प्रमोट करने और अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। इस तरह यह मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को डिस्कस करने की अपॉर्चुनिटी देता है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ फेडरेशन ने इस साल की थीम मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस रखी है। यू शुड नो कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे वॉज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 10 अक्टूबर 1992। उस समय के डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल रिचर्ड हंटर ने इसे वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ की एनुअल एक्टिविटी के तौर पर स्टार्ट किया था। बिहार गवर्नमेंट कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को स्टेट के सेकंड टाइगर रिजर्व के रूप में डेवलप करेगी। इस टाइगर रिजर्व को बिल्ड करने के एफर्ट्स 2018 से ही स्टार्ट हो गए थे। करंटली बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्टेट का एकमात्र नेशनल पार्क है। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार के कैमूर डिस्ट्रिक्ट एंड सराउंडिंग एरियाज में लोकेटेड होगी। इट इज द लार्जेस्ट सेंचुरी इन द स्टेट। इसे 1979 में एस्टैब्लिश किया गया था। यू शुड नो कि कैमूर के फॉरेस्ट अराउंड 1134 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में स्प्रेड हैं और बिहार के एक लार्ज एरिया को कवर करते हैं। ये फॉरेस्ट झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर से भी कनेक्टेड हैं, जिससे टाइगर्स की हैबिटेट के रूप में इनकी इंपॉर्टेंस फर्दर इंक्रीज हो जाती है। यूनियन कैबिनेट ने गुजरात के लोथल में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के डेवलपमेंट को अप्रूव कर दिया है। एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट लोथल के पास डेवलप होने वाले इस कॉम्प्लेक्स को 2 फेजेज में डेवलप किया जाएगा। इसे गुजरात में अराउंड 400 एकर्स लैंड पर बिल्ड किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट पर काम मार्च 2022 में स्टार्ट हो गया था। इसे गुजरात स्टेट गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन में सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत डेवलप किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का पर्पस इंडिया की मैरीटाइम हिस्ट्री एंड हेरिटेज को शोकेस करना है। कंप्लीट डेवलपमेंट के बाद ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैरीटाइम म्यूजियम कॉम्प्लेक्स एंड इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन होगा। यू शुड नो कि अप्रैल 2014 में लोथल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर डेजिग्नेट किया गया था। यूनाइटेड नेशंस ने रिसेंटली जीडीसी यानी ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट को अडॉप्ट किया। इसका एम डिजिटल डिवाइड, डेटा प्राइवेसी एंड एथिकल यूज ऑफ एआई जैसे चैलेंजेस को एड्रेस करना है। जीडीसी कोई बाइंडिंग लॉ नहीं है बल्कि ये गवर्नमेंट्स, इंस्टीट्यूशंस, फर्म्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स के लिए एक सेट ऑफ गोल्स हैं जिसे लॉ बनाते समय कंसीडर किया जाना चाहिए। इसके प्रोविजंस इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमन राइट्स एंड यूनाइटेड नेशंस 2030 एजेंडा जैसे स्टैंडर्ड्स पर बेस्ड है। अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें 2 पैनल्स का एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है। ये पैनल्स इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल साइंटिफिक पैनल ऑन एआई एंड ग्लोबल डायलॉग ऑन एआई गवर्नेंस होंगे। WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन की 77th मीटिंग न्यू दिल्ली में कंक्लूड हुई। इस मीटिंग में WHO ने साउथ ईस्ट एशिया रीजन में मीजल्स एंड रूबेला को एलिमिनेट करने के लिए एक नया गोल सेट किया। मेंबर कंट्रीज ने इस रीजन में मीजल्स एंड रूबेला के एलिमिनेशन के गोल को 2026 तक एक्सटेंड करने पर अग्री किया है, जो पहले 2023 था। करेंटली इस रीजन में 5 कंट्रीज ने मीजल्स एंड रूबेला के एलिमिनेशन का गोल अचीव कर लिया है। इन कंट्रीज में भूटान, नॉर्थ कोरिया, मालदीव, श्रीलंका एंड तिमोर लेस्ते शामिल हैं। Now it's time to see questions based on the bulletin. And the first question is, where is the world's largest maritime museum complex being developed? Dholavira, Lothal, Panji or Kochi? Second question is, consider the following statements regarding to the National Commission for Backward Classes. It is a constitutional body. The constitutional status was given
through the 102nd Amendment Act of the Constitution 2018. Choose the correct statement or statements from the above. Only one, only two, both one and two, neither one nor two. Now let's jump on to the answers of the questions which were asked in the previous bulletin. First question was, who has recently become the youngest person to climb all the 14 peaks above 8,000 meters? Nima Rinji Sherpa, Yashwant Nayak, Arunima Sinha, Malwat Purna. And the correct option is option A, Nima Rinji Sherpa. Second question was, the Nobel Prize for Chemistry in the year 2024 has been announced for which of the following individuals? John J. Hoffield and Jeffrey A. Hinton, Victor Ambrose and Gary Ruvkun, David Baker, Demis Hassabis and John M. Jumper, or none of these? Correct answer is option C, David Baker, Demis Hassabis and John M. Jumper. तो दोस्तों आज के एपिसोड में बस इतना ही. टू गेट पीडीएफ ऑफ दिस बुलेटिन ऑन डेली बेसिस ज्वाइन मी ऑन अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल. कल मॉर्निंग 9 AM आपसे फिर से मुलाकात होगी डेली न्यूज रिपोर्ट के नए एपिसोड में. टिल देन स्टे ट्यून विद स्टडी IQ. थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.